हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IT क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अगर इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग चल रहा था। हमने ये आपको बताया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की या सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनका कार्यकाल क्या था और नियुक्ति कौन करता है और उनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, ये हमने आपको बताया था। तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार की पावर्स होती हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल सेम राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ, कार्यकाल और उसकी जो कार्यकाल सेवानिवृत्त की टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम होता है। तो इसीलिए हमने आपको सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर आपको बता दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और उसी के संबंध में आपका राज्य मानवाधिकार आप लोग तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सेम है, कुछ उसमें अलग नहीं है। तो थोड़ा हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हमने कल बताया था कुछ महत्वपूर्ण तक कि राज्यपाल के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए कदाचार का आरोप लगे या अक्षमता, कदाचार या अक्षमता के आरोप पर राष्ट्रपति उसे हटाते हैं। ठीक, अगर कदाचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। उसके बाद उस जांच के समयांतराल में, उस जांच के दौरान उस सदस्य या अध्यक्ष को राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। ठीक है, कर दिया जाएगा। फिर क्या है, जो इसमें सचिव होता है, तो आयोग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो क्या होता है, महासचिव होता है। आयोग का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। और आईएएस जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अधिकारी होता है, उसको इस पद पर नियुक्ति दी जाती है। इसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। इसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया। इसका पद भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। अब है, नोट करके लिखिए। इसमें हमने बताया था एक पत्रिका थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित। उस पत्रिका का नाम था नई दिशाएं। क्या था, नई दिशाएं। तो आयोग की एक पत्रिका है, ये पूछा गया था ये किसकी पत्रिका, तो आप बताएंगे आयोग की पत्रिका है। अब हमने आपको कार्य बताए थे, इसके कार्य बताए थे किसके, कि मानवाधिकार आयोगों की शिकायतों का निवारण करना। ठीक है, ये इसका कार्य। दूसरा है, आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा, ये बताया था। और इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो काम थे वो हमने आपको बताए थे। ठीक, तो इसके कार्य भी हमने आपको बता दिए थे। ठीक, अब अगर हम जैसे बताया था, मानव अधिकारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संधियां व करार के क्रियान्वयन पर क्या इसे शक्ति प्रदान है। ठीक है, और इसकी जो शक्तियां थी वो किसी को सम्मन भेज सकता है, किसी जेल का निरीक्षण कर सकता है। और हमने बताया था कि वो तथ्य के आधार पर ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग करवा सकता है और किसी भी उसकी जांच करवा सकता है। ठीक है, किसी भी ऑफिस की जांच करवा सकता है। ठीक, ये हमने उसकी शक्तियों के बारे में बताया था। अब कुछ महत्वपूर्ण नोट थे वो हम आपको बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। आयोग दोषी व्यक्ति को सजा नहीं देता है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, वो राष्ट्रीय जो दोषी व्यक्ति होता है उन्हें सजा नहीं देता, लेकिन संबंधित संस्था वो सदस्य जिस संस्था से संबंधित होगा, उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देता है। जैसे सपोज दैट एक कोई संस्था है, उसका एक सदस्य दोषी पाया गया, तो उस संस्था से वो आयोग कहेगा कि इसके प्रति कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा था, आयोग न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। आयोग क्या कर सकता है, न्यायालय से याचिका जारी करने का निवेदन कर सकता है। तीसरा है, आयोग क्षतिपूर्ति, जो भी पीड़ित व्यक्ति है और जो उसका नुकसान हुआ है तो उसे क्षतिपूर्ति दिला सकता है। ठीक है, आयोग क्या कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिला सकता है। तीसरा था, किसी मामले की जांच एसआईटी से करवा सकता है। किसी मामले की जांच एसआईटी से करवा सकता है। ठीक, अब क्या है, आयोग के सभी कार्यरत कर्मी लोक सेवक की परिभाषा में शामिल होते हैं। जो आयोग के सभी कार्यरत कर्मी हैं जो उसमें लगे होते हैं आयोग में, वो सब लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पांचवा था, आयोग के संपूर्ण व्यय की जांच सीएजी करेगा। जितना भी व्यय करता है आयोग के संपूर्ण व्यय, चाहे वो अध्यक्ष करे या सदस्य करे, कोई भी अगर व्यय होता है तो उसकी जांच सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 के आधार पर किया जाता है। ठीक, फिर क्या है, आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। आयोग क्या करता है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन, एक साल में उसने क्या किया, कितनी जांच की, कितनों को दोषी ठहरा, ये सब इसका प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। फिर क्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक
राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था 1993 में, उसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्य मानवाधिकार गठन करने का प्रावधान उसमें बताया गया था। तो दोस्तों ये तो हमारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर हमने चर्चा की। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम होगा केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। हमारे नए टॉपिक का नाम होगा केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। चलिए अब उसको देखते हैं। ठीक, हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, हम लोगों ने राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ लिया था और आज हम एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारा आज का नया टॉपिक है वो है केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, ये सब प्रश्नों को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद ये थोड़े छोटे टॉपिक हैं, वो कंप्लीट कर लें। कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि उसमें दे रखा है, उसमें आयोगों के बारे में दे रखा है, जो इसका सिलेबस है आरओ का, APS का, उसके संबंध में। ठीक, तो दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। जैसे जिस प्रकार से पूरे केंद्र स्तर पर किसी देश के लिए केंद्रीय सूचना आयोग होता है, उसी प्रकार से उसमें एक आदेश दे रखा है उसके नियम के अनुसार कि प्रत्येक राज्य का भी ये क्या होगा, राज्य सूचना आयोग होगा। लेकिन समानताएं सेम होगी। जिस प्रकार से वहाँ राष्ट्रपति होता है, वहाँ राज्यपाल होता है, इसी प्रकार से सारी प्रक्रिया उनकी रहती है केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में। तो हम केंद्रीय सूचना आयोग को विस्तार से पढ़ लेंगे, तो राज्य सूचना आयोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। जो भी उसके सदस्यों की उम्र है, आयु है, उससे बनने पर वो बता देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। सूचना के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, जो सूचना का अधिकार है उसका उल्लेख संविधान में नहीं किया है कहीं भी। ठीक, कहीं नहीं किया है। लेकिन इसे अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट ए में, देखो सूचना के अधिकार का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे अनुच्छेद 19 के क्लॉज फर्स्ट ए में उल्लेखित भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग माना गया है। ये स्वतंत्रता का भाग माना जाता है। ठीक, किसको? जो सूचना आयोग है। ठीक, अब क्या है इसमें, अब कहाँ से इसकी उत्पत्ति? ये स्वीडन देश है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम। तो स्वीडन क्या है? विश्व का प्रथम देश है। स्वीडन क्या है? विश्व का प्रथम देश है। अब विश्व का प्रथम देश है, इसने 1766 में अपने यहाँ के नागरिकों को सूचना के अधिकार बनाकर वहाँ के नागरिकों को प्राप्त कराया, प्रदान कराया। तो क्या है? स्वीडन विश्व का प्रथम देश सन 1766 में सूचना के अधिकार बनाकर अपने यहाँ के नागरिकों को प्रदान किया। इसने, किसने? स्वीडन ने। तो पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा। अगला है, भारत में सूचना के अधिकार के संबंध में आंदोलन किया गया कि क्या होना चाहिए, हमारे देश में एक सूचना का अधिकार होना चाहिए। मैं आंदोलन किसके नेतृत्व में हो रहा था? अरुणा राय के। ठीक, तो एक शक्ति किसान संगठन था। ठीक, अरुणा राय के संदर्भ में या निर्देशन में चल रहा था एक आंदोलन। ठीक, का बहुत बड़ा योगदान था। भारत में सूचना जो अधिकार है इसको दिलाने के लिए अरुणा राय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें इसीलिए इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया था। किसको? अरुणा राय को सूचना के अधिकार दिलाने के लिए भारत देश में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं 1997 भारत का प्रथम राज्य गोवा बना, जिसने सूचना का अधिकार क्या किया? बनाया। ठीक, या पहला राज्य बना लागू करने वाला। 1997 में राज्य कौन बना? गोवा, जिसने भारत में पहला राज्य बना जिसने सूचना के अधिकार को बनाया और लागू किया। ठीक, अब क्या है, वर्ष 2005 की बात करते हैं। किसकी? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया कब? 2005 में, जो कि 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, जबकि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक, अब क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग होते हैं, उनके उद्देश्य क्या होते? तो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, जन सहभागिता। जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई अगर जानकारी लेना है तो जानकारी देने का इसका क्या होगा? दायित्व होगा। और बहुत ही पारदर्शिता के साथ जानकारी देना है तो भी इसका कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है। और जवाब अगर कोई भी मांगता है किसी चीज़ का
तो वो जवाब भी मिलेगा, लेकिन कुछ सीमाएं हैं इसकी, कुछ इसकी सीमाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते कौन कौन से हो गए उद्देश्य। पारदर्शिता हो गई, उत्तरदायित्व हो गया, जवाबदेहिता हो गई और जन सहभागिता हो गई। क्या हो गई? जन सहभागिता। अब क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था, प्रत्येक लोक प्राधिकरण, क्या है, प्रत्येक लोक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी नियुक्ति करनी पड़ती है। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को लोक सूचना अधिकारी से PIO शॉर्ट में कहते हैं इंग्लिश में, करनी पड़ती है। अब इस अधिकारी का काम क्या होता है? इस अधिकारी का काम होता है, सूचना है तो आवेदन प्राप्त करना, जो भी सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन होते हैं उन्हें ये प्राप्त करके क्या करता है, इनको जवाब देता है। ठीक, अब क्या है, अब सूचना नहीं दी जाएगी, कितने किस किस संबंध में सूचना नहीं दी जा सकती। जैसे देश की प्रभुता की बात आएगी तब सूचना नहीं दी जाएगी, अखंडता की बात आएगी, अन्य देशों के संबंधों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तब भी नहीं दी जाएगी, न्यायिक अवमानना के संबंध में नहीं जानकारी दी जाएगी और कॉपीराइट के संबंध में भी जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक, अब देखिए, अगर अर्धसैनिक बल कुछ ऐसे हैं जिनके संबंध में भी जानकारी नहीं दी जाएगी, जैसे CRPF, CISF, BSF, ITBP इत्यादि से संबंधित सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। क्लियर। अब बात करते हैं आवेदन करने पर। अब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज की सूचना मांगता है तो वो आवेदन करने पर उसे 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, उसका निपटारा करना होता है। अगर 30 दिन के अंदर उसने निपटारा नहीं किया तो वो अपीली अधिकारी के पास, अगर नहीं होता है निपटारा तो अपीली अधिकारी के वहां आवेदन कर सकता है या अपील कर सकता है। ठीक, अपील कर सकता है या वहां पे आवेदन कर सकता है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, आगे से महत्वपूर्ण संबंध क्या है। तो ये तो आपका हो गया एक केंद्रीय और राज्य सूचना का जो आधार होना चाहिए वो हमने आधार आपको बताया। अब हम किसकी बात करते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की। अब हेडिंग डालिए केंद्रीय सूचना आयोग की। अब किसकी बात करें, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। हम इसकी बात कर लेंगे तो राज्य सूचना आयोग अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अंतर है वो हम आपको बता देंगे। ठीक, तो केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध लिखिए, इसे क्या कहते हैं, CIC में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक, लिखिए CIC या ऐसे लिखिए केंद्रीय सूचना आयोग में, लिखिए आयोग में मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 सूचना आयुक्त होते हैं। 10 क्या होते हैं, सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक, 10 सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होता है, उसके अलावा 10 अन्य होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक, 10 अन्य सदस्य होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात किसकी कर रहे थे, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। याद रखिए, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, उसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। फिर योग्यता क्या होती है इनकी, किन लोगों को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, प्रशासन, समाज सेवा, दूरसंचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्रों से इन लोगों की नियुक्ति होती है। कौन, मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति। नोट क्या है, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी राजनीतिक दलों के संबंध में उनका कोई संबंध होना चाहिए, ना ही उनसे कोई मतलब रखते हो। ठीक, फिर वर्तमान में इस समय कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। कौन है इसके मुख्य सूचना आयुक्त, यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें क्रम के। किस क्रम के हैं, 11वें क्रम के। अब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा एक कॉलेजियम बनाई जाती है जिसका अध्यक्ष PM होता है। उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की अनुशंसा पर अध्यक्ष कौन होता है, इसका PM होता है, तो उसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता PM द्वारा नियुक्त कोई एक कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य होता है। ठीक,
क्या होता है, कॉलेजियम के अध्यक्ष पीएम होते हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं पीएम द्वारा नियुक्त कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक, इसका सदस्य होता है। फिर मुख्य सूचना आयुक्त, इसका जो दर्जा होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर होता था, और अन्य सूचना आयुक्तों का दर्जा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बराबर होता था। लेकिन 2019 में क्या किया गया, संशोधन करके इनके दर्जे को खत्म कर दिया गया। तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन कितना है, 2.5 लाख है, कितना 2.5 लाख, और अन्य सूचना आयुक्तों का कितना है 2.25 लाख है, ठीक। तो दोस्तों ये इस प्रकार से केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग के बारे में हमने बात की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब इसको कंप्लीट करके जो हम आपको बता देंगे कि राज्य सूचना आयोग में क्या अंतर है, बस बाकी ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।